नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 7 अक्टूबर 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असम ट्रिब्यून का ये न्यूज़, जहां पर हम लोग फॉरेस्ट के प्लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ इस आर्टिकल में जो है एडिटोरियल सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट इशू को एनालाइज किया गया है और यहाँ पे बोला गया है देखो हमारे असम में कहीं ना कहीं फॉरेस्ट जो है ना धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है और उसके मेन रीजंस क्या है पता है? मेन रीज़न है इंक्रोचमेंट। अब सोचो ये वाला रीजन, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट खत्म होके क्या होगा? क्या यहाँ पे गायब हो जाएगा? क्या ओशन आ जाएगा? क्या ओशन तो नहीं आएगा ना। फॉरेस्ट अगर खत्म हो रहा है तो यहाँ पे जरूर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही होगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कब होगी? अब पेड़ पौधों को काटोगे तभी ना। तो पेड़ पौधे को काटने को क्या कहते हैं और उस लैंड को कब्जाने को क्या कहते हैं? इंक्रोचमेंट। ठीक है। सो अगर आप इस रीजन को इंक्रोच कर रहे हो देन यहाँ पर जो यू नो जंगल का जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे घट रहा है। और कहा जा रहा है इस इंक्रोचमेंट के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पॉलिटिकल बैकिंग। अगर पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होगा तो इंक्रोचमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। मोर ओवर इंक्रोचमेंट होकर एक्चुअली पता है क्यों इंक्रोच हो रहा है? क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और पेड़ पौधों को काट के क्या उन लॉग्स को जो है बाहर में बेचा जा रहा है, उससे फर्नीचर्स बनाए जा रहे हैं। इलीगल लॉगिंग एक्टिविटी की जा रही है। नेक्स्ट इज पोचिंग। जी हाँ, बहुत समय वहाँ पे जानवर वानवर अगर कुछ है भी ना, उसको काट के मतलब उसको जो है पोच करके बेसिकली उसके अगर सोचो स्किन है, उसको स्किन को मार्केट में ब्लैक मार्केट में बेच दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें की जा रही है। मतलब ओवरऑल अगर आप असम में देखोगे, यस ये इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे रीजंस है जिसके कारण फॉरेस्ट धीरे धीरे हमारा खत्म हो रहा है। और कहा जा रहा है दैट क्योंकि फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन का जो पॉलिसीज है वो भी कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है, जिसके कारण फॉरेस्ट को हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड असम। इसकी इम्पैक्ट अगर देख लीजिएगा बहुत घातक इम्पैक्ट है, क्योंकि इम्पैक्ट इरिवर्सिबल है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप अगर एक बार जंगल को इंक्रोच कर लिया तो फिर से क्या वहाँ पर बिल्डिंग को तोड़ के फिर से आप वहाँ पर पेड़ पौधे लगाओगे? ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है ना। इलीगल लॉगिंग की जाती है जिससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू नहीं मिलता और ओवरऑल आप हमारा इन्वायरमेंट भी नुकसान हो रहा है। हम लोग चॉप डाउन कर रहे हैं मैच्योर ट्रीज को, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। अरे आप सोचिए ना, आपने पेड़ पौधों को काटा बट इनडायरेक्टली आप वहाँ की इकोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर सोचो कोई भी रीजन में अगर कोई भी ट्री लगी हुई है, इसका मतलब क्या वहाँ पर सॉइल इरोड नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की ट्री रूट्स जो है सॉइल को बाइंड करके रखती है। और भी अलग अलग एंगल से सोचो ना। आप सोचो ना, एक ट्री को अगर काट रहे हो ना तो आप ट्री को ही नहीं काट रहे हो, आप ट्री से में जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे जो पंछियाँ इसके ऊपर में बैठती हैं, आप सबके घर को हटा दे रहे हो। राइट। तो वही तो बोला जा रहा है, दीज आर व्हाट द इम्पैक्ट दैट वी गेट टू सी, जिसके कारण ओवरऑल हमारा फॉरेस्ट एरिया, हमारा वेटलैंड जो है ये धीरे धीरे चोक हो रहा है। और वो चोक हो रहा है किसके नाम पे? हम लोग ये चोक कर रहे हैं किसके नाम पर? हम लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं किसके नाम पर? वेटलैंड धीरे धीरे घट रहा है डेवलपमेंट के नाम पर। ये कैसा डेवलपमेंट है भाई? ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ही नहीं। तो सवाल होता है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फॉरेस्ट उगाना पड़ेगा। कहाँ पर? इन एरियाज़ में, जैसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में। गुवाहाटी इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। यस, हमें अर्बन फॉरेस्ट्रिंग करना पड़ेगा, हमारे एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। सिटी में जो भी हिल्स एरियाज़ है, जो भी रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ पे करना पड़ेगा। रिसेंटली जो अमृत वृक्ष अभियान था, दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और ये आर्टिकल जो है अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, पता है क्यों? इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में, दुनिया नहीं देश भर में अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जो क्या बोल रहे हैं दैट हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। और वहीं आंध्र प्रदेश ने कुछ ऐसा कर दिया है जो क्या बिल्कुल ना ही उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम में गए हैं, ना ही वो लोग न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं, बल्कि ये लोग एक नया पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं गारंटेड पेंशन स्कीम, उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। राइट। तो सवाल होता है ये गारंटेड पेंशन स्कीम है तो है क्या?
लेट्स डिस्कस अबाउट इट। देखो हम लोग इसको डिस्कशन करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम दोनों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग गारंटेड पेंशन स्कीम में आएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम प्रोवाइड करता है एक फिक्स्ड पेंशन। न्यू पेंशन स्कीम कोई गारंटी नहीं करता है दैट आपको कोई फिक्स्ड पेंशन दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा दैट आपने कितने पैसे दिए हैं, आपने कितने कॉर्पस को डिपॉजिट किया है, उसके बेसिस पे मार्केट कंडीशंस के ऊपर आपको पेंशन दी जाएगी। और एक होता है गारंटेड पेंशन स्कीम। गारंटेड पेंशन स्कीम में जो है यहां पर भी आपको एक फिक्स्ड पेंशन कंपोनेंट दिया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर बात करें, इसकी कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, यस इट इज फंडेड थ्रू द बजट। वहीं पर न्यू पेंशन स्कीम की अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन जो है इंप्लॉइज के द्वारा भी किया जाता है और इंप्लॉयर्स के द्वारा भी किया जा रहा है, राइट क्योंकि इंप्लॉयर्स से फॉर एग्जांपल अगर एक्स अमाउंट दे रही है तो उतना ही अमाउंट इंप्लॉयर भी देगा। बट वहीं पर इसमें गारंटेड पेंशन स्कीम में जो है इंप्लॉइज अपना 10% ऑफ द बेसिक सैलरी देगा, बट वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट बाकी का मैच करेगी उसको, क्योंकि बाद में जो पैसे जाता है ना वो जो भी अगर शॉर्टफॉल रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है। तो इसलिए स्टेट बहुत कुछ कर रही है आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए। यस पेंशन अमाउंट जो है ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है, और ये फिक्स किसके बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी जो कि आप लोगों ने लास्ट विदड्रॉ किया है। सिमिलरली गारंटेड पेंशन स्कीम में भी यही है, 50% ऑफ द बेसिक लास्ट बेसिक ड्रॉन सैलरी। बट वहीं पर न्यू पेंशन स्कीम अगर देखोगे ये वेरिएबल है, ये डिपेंड करेगा दैट आपने कितना पेंशन मतलब कितना आपने सबमिट किया पैसे, उसके बेसिस पे आपको पैसे दिए जाएंगे। फीजल इंपैक्ट अगर स्टेट में देखोगे ड्यू टू ओल्ड पेंशन स्कीम, यस यहाँ पे अनसस्टेनेबल ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि फीजल लाइबिलिटी किसके ऊपर लगता है? गवर्नमेंट के ऊपर। इसके कारण गवर्नमेंट का जो फीजल डेफिसिट बढ़ते रह रहा है। बट न्यू पेंशन स्कीम की अगर बात करें ये बिल्कुल फीजनली सस्टेनेबल है। बट वहीं पर गारंटेड पेंशन स्कीम की अगर बात करें तो कोई भी शॉर्टफॉल बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। मतलब ये भी अगर मोरलेस देख लीजिएगा थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं मुझे तो थोड़ा लाइक ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह हल्का फुल्का लग रहा है ना। तो देखो अभी हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे स्टेट जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, ये लोग भी बोल रहे थे ना हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में आएगा, और उसमें आसाम भी पीछे नहीं है। आसाम में भी तो ये आंदोलन होता है ना दैट ओल्ड पेंशन स्कीम लाइए, ओल्ड पेंशन स्कीम लाइए, राइट। तो जब ये सारे देश सारे स्टेट्स ओल्ड पेंशन स्कीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर अगर एक ऐसा स्टेट आंध्र प्रदेश जिसने गारंटेड पेंशन स्कीम लाया, तो क्या एक ये मॉडल पेंशन स्कीम बन सकता है वेरियस स्टेट्स के लिए? वही हमें देखने की बात बोली जा रही है, राइट। सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम के बारे में, क्योंकि एक नया रिपोर्ट जिसका टाइटल है फ्रीडम ऑन द नेट 2023 द रिप्रेसिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये निकाला गया, जो क्या रिवील कर रही है ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम को। और देखा जा रहा है दैट 13th कंसेक्यूटिव ईयर के लिए ग्लोबली अगर देखोगे फ्रीडम, इंटरनेट फ्रीडम जो है वो घटा है। और ये डिक्लाइन जो है ना 29 कंट्रीज में तो क्लियरली डिक्लाइन हुआ है, बल्कि 20 कंट्रीज तो ऐसे हैं जहां पर ये इंप्रूव हुआ है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट का टाइटल क्या है? टाइटल में ही देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोकस दिया गया और बोला जा रहा है कैसे गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रही है टू फॉर द सेंसरशिप एक्टिविटीज एंड ऑल। कुछ की फाइंडिंग्स जो इसमें वो उसमें बोला गया ईरान में शार्प इंक्रीज हमें देखने को मिला है डिजिटल रिप्रेशन में। वहीं पर चाइना में वर्ल्ड का वर्स्ट इन्वायरमेंट है फॉर द इंटरनेट फ्रीडम फॉर द 9th कंसेक्यूटिव ईयर, फॉलोड बाय म्यांमार। इनफैक्ट इलेक्शन एक ऐसा वेपन होता है जिसके कारण बहुत सारे देश जो है ट्रिगर करते हैं डिजिटल रिप्रेशंस को, क्योंकि इलेक्शंस में गद्दी मिलती है भाई, और गद्दी मिलने के लिए वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, राइट। रिगार्डिंग इंडिया अगर देख लीजिएगा तो इंडिया के रिपोर्ट में भी थोड़ा कंसर्न जरूर रेस किया गया, क्योंकि बोला गया इंडिया भी सेंसरशिप को एक्सपैंड कर रहा है और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। क्योंकि अगर देख लीजिएगा इंडिया किस किस टाइप के मेथड्स यूज कर रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को रेस्ट्रिक्शंस देना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉकेज करना, वेबसाइट ब्लॉकिंग करना, फोर्स रिमूवल ऑफ कंटेंट, ये सब क्या है? ये सब तो इंटरनेट सेंसरशिप ही है ना। इसीलिए तो इंडिया का रैंक थोड़ा पीछे ही है। इनफैक्ट इंडिया का अगर स्कोर देख लीजिएगा 50 है आउट ऑफ 100, जिसमें देखो ये जो रैंकिंग दी जाती है ना पॉइंट्स के ऊपर दी जाती है, जिसमें 1 to 100 होता है, 1 being the worst, 100 be the best। और बेस्ट पता है दुनिया में कौन सा कंट्री है? आइसलैंड। क्योंकि आइसलैंड में अगर ये डेटा देख लीजिएगा ये है 94। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और भी एक चीज अगर बात करें तो यस,
हाँ हाँ, ये चाइना को याद रखिएगा, ये लेकिन वर्स्ट है, वर्ल्ड का वर्स्ट इन्वायरमेंट है फॉर द इंटरनेट फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक नया फंड के बारे में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो व्हाई, आई फील दैट नेक्स्ट वाले प्रीलिम्स में आपको इसके बारे में पूछा जाएगा, और मैंने पिछले बार भी बोला था, याद है वो क्वेश्चंस आ गए थे ना, इस बार भी लिख कर रख लो। मुझे लग रहा है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी का अगर जियोपॉलिटिकल सिनारियो देखोगे, इंडिया जापान काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहा है। तो अभी क्या न्यूज़ है, इंडिया एक नया फंड का निर्माण होना, इंडिया जापान फंड। ये एक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, और इसमें मतलब ये किसके द्वारा बनाया गया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ने पार्टनर किया जापान का जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, और इसके साथ इस्टेब्लिश किया गया ये $600 मिलियन ऑफ इंडिया जापान फंड, जिसको पता है किस फील्ड में यूज किया जाएगा, इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और इसमें NIIF का पहला बायलैटरल फंड है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 49% स्टेक है और जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन का 51% स्टेक है। मतलब कहीं ना कहीं जापान का ही ज्यादा स्टेक है ना, मतलब इनडायरेक्टली ये जापान का इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में ज्यादा हमें ला रहा है, राइट। और नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अगर बात करें तो इसके बारे में क्योंकि जिक्र हुई थी, तो यस, इसको फॉर्म किया गया था 2015 में। इसका ऑफिस है न्यू दिल्ली में। ये गवर्नमेंट बैक्ड कैटेगरी 2 फंड ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जो क्या ऑल्टरनेटिव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। इंडियन गवर्नमेंट 49% स्टेक होल्ड करती है, और बाकी के जो 51% स्टेक में फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है। बट क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का एक मेजर स्टेक है, इसलिए इसको इंडियन क्वासी सोवरिन वेल्थ फंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, जिसको बोलते हैं कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, और मुझे लगता है इसमें भी 5 स्टार ले लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। देखो, क्लाइमेट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आया क्यों, ये सिचुएशन है क्या, ये है क्या कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। देखो, दुनिया भर में ना आप देख रहे हो क्लाइमेट जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है ओवरऑल हैबिटेबिलिटी को। मतलब दुनिया में जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं वो मल्टीपल एंगल में हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट दुनिया में जो है ना एक क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, और क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर से क्राइसिस है, इसीलिए हम इसको क्लाइमेट पॉली क्राइसिस बोल सकते हैं। और इस क्लाइमेट पॉली क्राइसिस को, जो कि अलग अलग सेक्टर से हम लोग क्राइसिस देखने को मिलता है ना, जिसमें हाउस होल्ड लेवल में भी और पूरा स्टेट भी, डिस्ट्रिक्ट भी, कंट्री सारे जो है कार्बन को इमिट कर रहा है। तो इसके लिए नीड था कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम का, जो क्या एड्रेस कर सके ये इंटरकनेक्टेड और मल्टी फैसिलिटेड चैलेंज। इसीलिए लाया जा रहा है कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को। यह एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो क्या फाइनेंशियल जैसे बैलेंस को बनाते हैं ना, बैलेंस शीट जैसे होता है ना ये देश में, दैट डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, एजुकेशन में कितना पैसा जाएगा, इसमें कितना पैसा जाएगा, उसमें कितना पैसा जाएगा, वैसे ही कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें बोला जा रहा है दैट कार्बन जो है हाउस होल्ड के द्वारा कितने इमिट किए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, स्टेट के द्वारा, और ओवरऑल कंट्री के द्वारा, इंटायर नेशन के द्वारा कैसे इमिट किया जा रहा है, इस सारे चीज़ को प्रॉपरली ट्रैक किया जाएगा। इससे फ़ायदा यह होगा दैट डेटा मिलेगा, और डेटा से फ़ायदा ये होगा दैट इंटरनेशनलाइजेशन किया जा सकता है इस कार्बन रिडक्शन गोल्स को। और साथ ही साथ फ्यूचर में अगर सोचो ऐसा पाया गया हाउस होल्ड में, अगर हाउस होल्ड का लिमिट है 20 यूनिट्स ही हाउस होल्ड रिलीज कर सकता है, बट 20 से वो ज़्यादा बढ़ के 40 यूज़ कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है कार्बन टैक्सेस का, राइट। तो इसीलिए कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क न्यूज़ में था। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन लगा दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।